नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इक्विटी और गोल्ड निवेश के दोनों ही पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। गोल्ड जहां सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो वहीं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न की संभावना बनी रहती है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। तो दोनों ही एसेट क्लास को अपने पोर्टफोलियो में फिट करने का क्या गुणागणित है, ये बताएंगे हम आपको आज के अपने इस शो में। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन। तो इक्विटी और गोल्ड दो ऐसे एसेट क्लास जो कि हमने देखा पिछले लगभग एक साल में काफ़ी चमके, करेक्शन का दौर भी आया, लेकिन हाँ, चाहे कुछ भी करें, लव मी हेट मी यू कांट इग्नोर मी वाली सिचुएशन इक्विटी और गोल्ड के साथ हमेशा रहती है और बहुत ही पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पोर्टफोलियो के लिहाज से रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे जाकर पोर्टफोलियो प्लेसमेंट इन दो फेवरेट एसेट क्लासेस की कैसे रहे। मैं पहले अगर इक्विटी या निफ्टी से शुरुआत करूं, अगर थोड़ा पिछले कुछ सालों का क्षितिज प्रदर्शन अगर समझना चाहें हम इक्विटी का, पहले तो पिछले कुछ महीने या फिर पिछले कुछ दिन, या अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं बैकग्राउंड में, तो निफ्टी की जो चाल रही है काफ़ी सालों में, वो किस प्रकार की रही है? गिरावट में और मजबूती में निफ्टी ने रिएक्ट कैसे किया है? नमस्ते स्वाति, नमस्ते ऋषिकेश, और जय हिंद सबको। सबसे सबसे अच्छी न्यूज़ तो आप लोग कवर कर ही रहे थे स्वाति, जो इंडिया ने किया है। बट यस, गोल्ड और इक्विटी, आपने सही शब्दों में बोला है। लव मी हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, दोनों ही एसेट क्लास ऐसे हैं। और लकीली हमने देखा है कि दोनों में आज की डेट में टैक्सेशन भी बहुत फेवरेबल है। इक्विटी में 1 साल से ऊपर आपका लॉन्ग टर्म है, गोल्ड में 2 साल से ऊपर है। पर अगर आप थोड़ा पीछे इसको देखते हैं, एसेट क्लास कैसे परफॉर्म किए, देखिए गोल्ड एक हमेशा हेज की तरह होता था। इंडिया में इसका इसका ऑर्नामेंटल और रिलीजियस वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। बट ओवर अ पीरियड टाइम गोल्ड ने क्या किया है कि दैट गोल्ड एक एक अब अलग से करेंसी की तरह उभर के आया है। ऑफ लेट हमने देखा है गोल्ड में जब भी अनिश्चितता होती है गोल्ड अच्छा करता है, पर अब की बार एक बहुत डिफरेंट ट्रेंड देखा गया है। आपके सेंट्रल बैंक्स ने भर भर के गोल्ड खरीदा है, लोग भर भर के गोल्ड खरीद रहे हैं, तो अपने में एक करेंसी की तरह स्टैब्लिश हुआ है। अगर 96 से अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखें ऑन एन एवरेज, आपका 12.5 के आसपास का कंपाउंडिंग निफ्टी का रिटर्न रहा है। वहीं गोल्ड का रिटर्न देखें ओवर अ पीरियड टाइम, कोई 10.7% के आसपास गोल्ड का रिटर्न रहा है। सो गोल्ड भी कहीं पीछे नहीं है। अगर आप बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं गोल्ड के रिटर्न को ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट ऑलमोस्ट 30 ईयर्स नाउ, अगर 30 साल की बात करते हैं तो गोल्ड ने बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट अगर आप रूपी रिटर्न देखेंगे गोल्ड का, तो वो रूपी रिटर्न थोड़ा कम दिखेगा, पर गोल्ड रिटर्न अगर आप उसको डॉलर डिनोमिनेशन रिटर्न देखेंगे तो वो ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि उसका कारण ये रहा है कि जब आपने डॉलर में रिटर्न दिया है तो करंट जो आपका रूपी है वो भी डिप्रिशिएट कर रहा है। तो लगभग पिछले 25 साल में डॉलर डिनोमिनेटर रिटर्न कोई 90 टाइम्स 95 टाइम्स है, जबकि रूपी डिनोमिनेटर रिटर्न 55 टाइम्स है गोल्ड का। मतलब ₹1 की वैल्यू 55 हुई है और 95 हुई है। तो आई एम सेइंग गोल्ड एक अपने में बहुत कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। और इंडिया में बिकॉज हमारा हमारा इन्फ्लेशन का मिसमैच है, जिस कारण से हमारी करेंसी थोड़ी डिप्रिशिएट भी करती है, बिकॉज हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा है, साथ में इंपोर्ट ज़्यादा है हमारे। तो आई थिंक वो एक कॉम्प्लीमेंट करता है पूरे पोर्टफोलियोज को। सो ओवरऑल it's a good asset class and it complements equity investing beautifully. बिल्कुल। और दोनों ही पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। गोल्ड में तो पारंपरिक तौर पर इन्वेस्टमेंट कहें या फिर ख़रीदारी चलती आ ही रही है। अगर हम गोल्ड के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करें ऋषिकेश, पिछले कुछ महीनों से ज़्यादा हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। समय तो आया कि गोल्ड ज्वेलरी अगर आप ख़रीदने जाएं आज के टाइम में तो लाख रुपए वो मिलेगी। तो ऐसी तक हमने स्थिति देखी है आते हुए। अब ये बताइए कि क्या वजह है कि गोल्ड की चमक इतनी बढ़ी है पिछले कुछ समय में? नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते, और सारे दर्शकों को नमस्ते। हमने हाल फिलहाल में देखा है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अधिकतर बढ़े हैं, पिछले साल में अधिकतर बढ़े हैं, करीबन करीब 26% की ग्रोथ दिखाई दी है।
लेकिन इसका कारण क्या है? लेकिन गोल्ड एज एन एसेट क्लास हम देखें, जैसे आपने बहुत सही फरमाया स्वाति जी, कि एक सेफ्टी के हिसाब से गोल्ड को देखा जाता है, एक सेफ हैवन करके देखा जाता है गोल्ड को। लेकिन पिछले एक साल में करीबन 26% का रिटर्न दिया है। क्यों हुआ है ये? गोल्ड अगर हम देखें तो उसकी फंडामेंटल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, केवल डिमांड और सप्लाई के चलते उसकी प्राइसेस फ्लक्चुएशन होते हैं, अप या डाउन। अगर बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाए तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं, डिमांड कम हो जाए तो एक तो स्टैग्नेट हो जाती है या फिर नीचे आ जाते हैं। पिछले साल हुआ क्या? काफी सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स दिखाई दिए, भू राजनीतिक तनाव दिखाई दिए, जिसके वजह से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदना चालू कर दिए। तो सारे सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब गोल्ड खरीदने चालू कर दिए। पिछले साल ही करीब करीब 1045 मीट्रिक टन गोल्ड खरीदा गया। सिर्फ भारत में 72 टन गोल्ड खरीदा गया। इसके वजह से डिमांड काफी बढ़ गई। डिमांड बढ़ने के कारण 26% का रिटर्न आ गया गोल्ड का। उसके एक साल पहले का हम देखते हैं क्या रिटर्न रहा और क्या डिमांड रही है। उसके एक साल पहले अगर हम देखें तो 16 टन गोल्ड भारत ने खरीदा था और उस साल रिटर्न करीबन 10 से 11% की हुई थी। तो कंप्लीटली पता चलता है कि सप्लाई के निधार अनुसार उसका रेट फ्लक्चुएशन होता है, तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। सप्लाई हाई है तो रेट ऊपर जाता है या तो फिर नीचे आता है। तो इसके कारण अगर हम परचेसिंग करते रहे गोल्ड की या खरीदी करते रहे गोल्ड की तो उसका भाव बढ़ते जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, फंडामेंटल वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे आप जब किसी कंपनी में निवेश करते हो उसकी एक प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसका एक बिजनेस होता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। गोल्ड का ना कोई अंदर कोई बिजनेस कुछ नहीं, एक मेटल है। अगर उसका डिमांड बढ़ जाए तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, अगर डिमांड कम हो जाए तो उसकी स्टैग्नेट होती है या गिर जाती है। पिछले साल एग्जैक्टली यही हुआ, उसका डिमांड बढ़ गया तो उसके प्राइसेस बढ़ गए। बिल्कुल। और यही वजह रही कि गोल्ड की चमक हमने पिछले कुछ समय में बढ़ती हुई देखी है। एक समय तो ऐसा भी आया कि गोल्ड भी चमक रहा था, इक्विटी में भी अच्छा प्रदर्शन था। स्थिति लगभग हम वैसे ही देख रहे हैं, लेकिन ज़रा समझना ज़रूरी है कि अभी फ़िलहाल आपको स्ट्रैटेजी रखनी क्या है। हमने अगर वॉलेटिलिटी में देखा, जैसा ऋषिकेश ने भी बताया क्षितिज, कि जब अनसर्टनिटी आती है तो सोने के दाम या उसकी डिमांड बढ़ जाती है, वो हमने होता हुआ देखा भी। लेकिन अगर हम बिल्कुल हालिया प्रदर्शन की बात करें, हम अप्रैल के महीने की ही बात कर रहे हैं, जो कि म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आए हैं, जो एक तरीका है बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए पैसे डालने का। आप डायरेक्ट नहीं डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के जरिए डाल रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि इन्वेस्टर्स किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका पैटर्न, उनका बिहेवियर क्या है। और अप्रैल में हमने ये धुआंधार इन्वेस्टमेंट आते हुए देखा। अब SIP 26,600 करोड़ के पार हो जाना, इक्विटी AUM 7.5% बढ़ना, जिस तरीके से हमने आंकड़े आते देखे हैं, दैट मीन्स वॉलेटिलिटी में भी इक्विटी बाजार पर निवेशकों का भरोसा बरकरार रहा है। तो ये जो इंडिकेशंस है, आगे आने वाले टाइम के लिए किस तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं? तो अभी बहुत ही पॉजिटिव ये एक ट्रेंड चेंज है, जहाँ पे हमने देखा कि दैट पिछले, अगर आप देखें 6-8 महीने में ज्यादा पैसे बने नहीं है। इनफैक्ट फ्रॉम द पीक ऑफ मार्केट्स इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 26,400 से हमने 21,700 भी देखा। बट क्लाइंट्स का जो एक कॉन्फिडेंस है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को लेके, वो बना हुआ है। क्लाइंट्स का एक जो कॉन्फिडेंस है विद रिगार्ड टू दैट, वो अपने गोल्स को अलाइन कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ, सबके साथ, वो बना हुआ है। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है अप्रैल ऑनवर्ड एक ये भी चेंज हुआ है दैट काफी सरप्लस मनी भी लोगों के हाथ में गया है। बिकॉज यू मस्ट हैव सीन दैट विद द न्यू टैक्स रेजीम, जिन लोगों की आय जो है 7 लाख से ऊपर है, 12 लाख तक आप टैक्स फ्री हो गया है, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो आप जिनके पास 6 से 8 हजार है, 10,000 सरप्लस गया है, उसमें से कुछ पोर्शन आपका म्यूचुअल फंड्स में भी आया है, कुछ इन्वेस्टिंग में गया है, कुछ स्टॉक्स में गया है, कुछ स्पेंड में गया है। तो हर तरह के आपको प्लस पॉइंट्स मिले हैं। तो 250 करोड़ से सिर्फ आपका बुक बढ़ा है इस महीने में, बहुत पॉजिटिव साइन है। इक्विटी में बढ़ा है, सिर्फ का कंट्रीब्यूशन कोई पिछले फाइनेंशियल ईयर का 2.87 लाख करोड़ रहा है। तो ये सब 5.3 करोड़ इन्वेस्टर जब यूनिक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन है। आप समझिए स्वाति, ये जब यूनिक इन्वेस्टर्स आपके कोई 20-25 करोड़ हो जाएंगे, जो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारी इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड की 18-19% से ग्रो कर रही है।
और मुझे लगता है ये स्पीड फर्दर बढ़ेगी। आपके पास आज की डेट में 55 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक है, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। तो जो इंडिकेशन है डेटा पॉइंट्स, वो बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है। गोल्ड का इंडिकेशन भी हमने देखा है, 66,000 करोड़ के करीब ईटीएफ्स हो गए। ऑब्वियसली मार्च में और अप्रैल में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। आपने खुद ही बताया कि 1 लाख के तोले का भाव हो गया था, तो लोगों को लग रहा था इतना ज्यादा बढ़ गया है। बट मुझे लगता है ये ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हुआ है। गोल्ड के पास अभी अच्छे रिटर्न देने के लिए, मतलब काफी अच्छे रिटर्न देने के अगले 4-5 साल और हैं, जहाँ पे वो एक शाइनिंग रिटर्न मिलेंगे। बिकॉज ये अपने आप में एक करेंसी जैसे मैं बोल रहा हूँ आज की डेट में। सो आई थिंक गोल्ड की इकोनॉमिक्स में जब भी कोई अनिश्चितता आएगी तो आप देखेंगे गोल्ड शाइन करेगा इस साथ में। सो ओवरऑल नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, एंड लोगों का जो माइंडसेट है वो अलाइंड है उनके लॉन्ग टर्म गोल के साथ, जो एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को लेके। ऋषिकेश, मुझे बताइए गोइंग फॉरवर्ड, अब क्योंकि टैरिफ के मोर्चे पर हमने अच्छी खबर आती हुई देखी, यूएस और चाइना के बीच में एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग बन गई है टैरिफ को लेकर, अगर हम देखें प्राइमा फेसी तो। दूसरा जो एक टेंशन थी इंडिया पाकिस्तान को लेकर, उस पर भी सीज फायर हो गया, वहाँ से भी अच्छी खबर है। मॉनसून के मोर्चे पर अच्छी खबर है कि इस बार मॉनसून अच्छा होगा, तो बाजार ने अच्छे से रिएक्ट भी किया। अगर हम देखें उसको लेकर, क्या अब आगे जाके ये जो इंडिकेटर्स हैं मार्केट को, निफ्टी को, और देन इवेंचुअली जो इन्वेस्टर्स पैसे बाजार में लगा रहे हैं उनके लिए आने वाले टाइम के लिए अच्छे हैं? क्योंकि अब तक काफ़ी बहुत लंबा स्पेल ऑफ अनसर्टनिटी इन्वेस्टर्स के लिए चला है। क्या आगे जाकर अब इस पर अब विराम लग सकता है? स्वाति जी, विराम लगने की गुंजाइश बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो अपने इर्द गिर्द के जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो काफी हद तक कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी सारी रिलैक्सेशन दिखाई दे रही है। और जैसे आपने बोला कि टैरिफ वॉर हो रहा था, जब अनसर्टनटी होती है, जब चीज़ें पता नहीं होती है और अचानक से कोई झटका लगता है तो रिएक्शन मार्केट देता है। लेकिन एक बार वो न्यूज़ हम डाइजेस्ट कर ले तो उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल चालू हो जाता है। जब मैं बिजनेस एज यूजुअल चालू हो जाता है की बात कर रहा हूँ, तो अधिकतर क्या देखा जाता है कि जब इक्विटी में कोई निवेश करता है लॉन्ग टर्म के लिए, अधिकतर लोग लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करते हैं इक्विटी में, या तो लॉन्ग टर्म के लिए मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं पहले ये देखने की कोशिश करेंगे हम। तो जीडीपी जो है करीबन 6.5-7% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। इन्फ्लेशन जो है वो काफी हद तक कंटेन दिखाई दे रहा है, 3.25 के बीच में दिखाई दे रहा है, 3.25 से 3.5% के बीच में दिखाई दे रहा है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो करीबन 4.5% के करीब दिखाई दे रहा है। इन दोनों के कारण यील्ड्स भी काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते दिख रहा है। तो ये सारे जो मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स है वो काफी आकर्षित दिखाई दे रहे हैं। और जब ये नंबर्स आकर्षित दिखाई देते हैं तो परचेसेस या फिर इनफ्लोज या फिर बाय इन ऑन इक्विटी काफी हद तक बढ़ जाती है, जहां पे लॉन्ग टर्म का सवाल उठता है। तो अगर लॉन्ग टर्म काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और अधिकतर हमने मीडियम टू लॉन्ग टर्म ही देखना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म तो बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस ईयर शायद 10%, निफ्टी की करीब 9-10% की रहेगी, लेकिन अगले साल 13-14% की रहेगी। तो अगले साल की जो अर्निंग्स है, प्रॉफिटेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, जो मीडियम टर्म को गवर्न करती है, वो भी काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। तो इक्विटी मीडियम और लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। शॉर्ट टर्म जो है वो मेजरली न्यूज और इवेंट्स के बलबूते पे चढ़ाव उतार होते हुए दिखता है। शॉर्ट टर्म के ऊपर रोक टोक रखाना बहुत मुश्किल होता है। वो जनरली फ्लोज जो होते हैं, डीआईएस और एफआईएस के फ्लोज होते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि इक्विटी मार्केट कैसे दिखेगा। तो मीडियम और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मीडियम टर्म जो प्रॉफिटेबिलिटी या अर्निंग्स के हिसाब से चलता है वो अट्रैक्टिव दिख रहा है अगले साल के लिए। और दूसरी चीज ये है कि मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो मैंने जैसे पहले कहा था वो भी काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो इक्विटी काफी पॉजिटिव जोन में दिखाई दे रही है मीडियम और लॉन्ग टर्म के हिस्से पे। तो इक्विटी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। ऋषिकेश ने ऐसा उनका बताया बाजार पर आउटलुक। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद समझना ज़रूरी है इक्विटी में और गोल्ड में अब आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रखनी क्या है, कौन सी कैटेगरी हो सकती है विद इन इक्विटी, कौन से फंड हो सकते हैं विद इन गोल्ड ETF या फंड जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में आगे शामिल कर सकते हैं। दोनों गेस्ट की राय छोटे से ब्रेक के बाद।
तो गोल्ड और इक्विटी क्या रहे आपकी इनमें स्ट्रैटेजी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों ही जो एसेट क्लास है काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा है इन्वेस्टर्स के लिए और दोनों में ही काफ़ी हलचल रही है। बिल्कुल साल 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक समझना ज़रूरी है। अब आपको उसमें प्लानिंग कैसे करनी है गोल्ड और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को लेकर अब आगे जाकर। आनंद राठी वेल्थ से ऋषिकेश पालवे, कंप्लीट सर्कल वेल्थ से क्षितिज महाजन हमारे साथ हैं। अप्रैल में क्योंकि हम आंकड़ों की बात करते, म्यूचुअल फंड आंकड़ों की बात करते, एक तरफ तो सोने के दाम हमने आसमान छूते हुए देखे, वहीं अगर गोल्ड ETF की क्षितिज बात करें तो अप्रैल में और उससे पहले भी मार्च में जब हमने देखा था तो गोल्ड ETF से लगातार 2 महीने प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। इक्विटी में तो निरंतर निवेश चल ही रहा है, इस बार तो और भी अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है। गोल्ड ETF से जो ये पैसे निकले हैं लगातार 2 महीने, क्या रीजन हो सकता है कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है गोल्ड ETF से? स्वाति, एक तो बिकॉज प्राइसेस जो है ऑल टाइम हाई पहुंच गए, काफी लोगों ने काफी पैसा बनाया एंड इन वेरी शॉर्ट रन अगर आप देखेंगे कोई नवंबर के आसपास 71-72,000 का प्राइस था और अभी 1 लाख टच किया, तो काफी लोगों ने उसमें प्रॉफिट बुकिंग करी। तो ETF पर से कोई 77 करोड़ के आसपास का रिडम्पशन हुआ है, कोई बहुत ज्यादा नहीं, पर यस नेगेटिव सेल्स हैं अभी। और दूसरा ये कि अक्षय तृतीया था, वैसाखी थी, अप्रैल के मंथ में बहुत सारे इम्पोर्टेंट फेस्टिव डेट्स थी, तो उस चक्कर में भी साउथ में भी फेस्टिव थे, तो आई थिंक उस चक्कर में भी फिजिकल गोल्ड की बाइंग ज्यादा हुई है। सो ETF पर से अगर आप देखेंगे नेगेटिव फ्लोज हुए हैं, पर ओवरऑल फ्लोज पॉजिटिव ही है। मतलब मैंने तो किसी को रुकते देखा नहीं है, एज ए शगन मैंने अपने ऑफिस में भी अक्षय तृतीया में काफी लोगों को डिजिटल गोल्ड लेते हुए देखा है ऑन फोन पे एंड मेनी अदर एप्स, सो आई एम सेइंग फिजिकल गोल्ड की जो डिमांड है या डिजिटल गोल्ड की थोड़ी बड़ी है। हाँ, ETF पर से जिन लोगों ने पैसा लगा रखा था वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तीसरा आई थिंक टू सम एक्सटेंट बिकॉज डॉलर वाज आल्सो फॉलन, वो भी एक कारण रहा है गोल्ड के प्राइसेस थोड़ा रिकवर करने का, तो उसमें भी काफी लोगों ने सोचा मे भी टाइम कर लेते हैं, जब दोबारा अपॉर्चुनिटी आएगी तब डिप्लॉय करेंगे। तो ब्रॉडली ये 3-4 रीजन है जिस कारण से हमने देखा गोल्ड के प्राइसेस मूव किए हैं, गोल्ड में थोड़ा नेगेटिव सेल्स आई। ऋषिकेश, आप बताएंगे अगर निफ्टी वर्सेस गोल्ड का जो प्रदर्शन है विज़ावी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा रहा है, कैसे इन्वेस्टर समझे कि आगे जाके क्या स्ट्रैटेजी रखनी है दोनों एसेट क्लास में? स्वाति जी, इक्विटी और गोल्ड का अगर हम तुलना करें रिटर्न्स को लेके, तो केवल रिटर्न्स से तुलना नहीं होनी चाहिए, रिस्क से भी तुलना होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि एक स्पेसिफिक पीरियड का रिटर्न और रिस्क देखने के बजाय हमने कहा कि 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स देखे जाए। तो 2007 से लेके 2025 तक के हमने रोलिंग रिटर्न्स देखे 3 साल के अवधि के लिए। तो हमने ये पाया कि इक्विटी ने जो है वो करीब करीब 10.97% रिटर्न दिया है, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न, और गोल्ड ने एट द सेम टाइम अराउंड 10.6 का रिटर्न दिया है, 9.6% का रिटर्न दिया है। तो और रिस्क जो है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन का पैमाना माना जाता है, तो इक्विटी का रिस्क करीबन 5.88% का रहा है और गोल्ड का रिस्क 9.36% का रहा है। तो गोल्ड का रिटर्न रहा 10.55% और स्टैंडर्ड डिविएशन जो रिस्क है 9.36% रहा। इक्विटी एट द सेम टाइम सिमिलर रिटर्न रहा है करीबन 10.97% का, लेकिन रिस्क जो है स्टैंडर्ड डिविएशन 5.88% का रहा। तो रिस्क अधिकतर देखा जाए तो इक्विटी का कम है, रिटर्न लगभग सेम है। तो उसको हम एक पैमाने पे अगर दोनों की तुलना करनी है तो एक रिस्क एडजस्टेड रेशियो आता है जिसे हम शार्प रेशियो कहते हैं। तो शार्प रेशियो एक चीज बताता है कि आपके पर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए आपने कितना रिटर्न पाया अबाउ द रिस्क फ्री रेट। तो शार्प रेशियो अगर हम गोल्ड का देखें तो वो 0.38 का आता है और इक्विटी का शार्प रेशियो आता है 0.67 का। तो इसका मतलब ये होता है कि गोल्ड के पर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए आपका रिटर्न बनता है 0.38 का, और इक्विटी का लिए सेम 1 यूनिट ऑफ रिस्क के लिए आपका रिटर्न बनता है 0.67 का। तो इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में इक्विटी का रैंकिंग हायर आता है एज अगेंस्ट गोल्ड। तो इसके वजह से इक्विटी ज्यादा स्कोर करता है। बल्कि हम सिर्फ रिटर्न्स के पैमाने पे दोनों की तुलना करें तो दोनों करीब करीब सेम दिखाई देते हैं। गोल्ड का रिटर्न करीबन 10.5% का है और इक्विटी का रिटर्न करीबन 11% का है।
तो लगभग रिटर्न सेम है, लेकिन रिस्क इक्विटी की काफी कम है अगर हम 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न देखें तो इसके वजह से इक्विटी का पकड़ा भारी माना जाएगा और गोल्ड का पकड़ा कम माना जाएगा। अब स्ट्रैटेजी बनाने की बात करते हैं इक्विटी और गोल्ड दोनों में। इक्विटी से शुरुआत करते हैं। क्षितिज, जरा बताइए, इक्विटी में अगर टॉप 3 कैटेगरीज आपको चूज करनी हो तो वो कौन सी रहेगी, और कैसे किस तरीके के फंड्स आप अभी सजेस्ट रेकमेंड करेंगे? चलिए, फंड्स तो मैं आपसे पहले बाद में जान लेती हूँ, इक्विटी की पहले बात कर लेते हैं। इक्विटी में कौन सी कैटेगरीज आपको ज़्यादा पसंद आ रही हैं? स्वाति, आई थिंक लार्ज कैप पे श्योर रेट फ्लेक्सी कैप फंड आज की डेट में ज्यादातर पोर्टफोलियोज में आप लोगों को या किसी को भी देखना है तो मेरे हिसाब से वो एक एक बेटर चॉइस रहेगी, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है दैट लार्ज कैप एक 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 बेटर प्ले देन स्मॉल मिड कैप, एंड फंड मैनेजर के हाथ में अगर ही कैन मैनेवर बिटवीन लार्ज मिड और स्मॉल कैप में वो एलोकेशन चेंज कर सकता है। आप बोल सकते हैं साथ में मल्टी एसेट फंड आज की डेट में जहाँ पे रेट कट्स अराउंड द कॉर्नर, देखिए हमारी इन्फ्लेशन सब 4 है। हमारा जो रेट कट विच इज ये लग रहा है कि दैट इस साल में 75 पैसे तक का रेट कट हो सकता है तो 1% तक। तो आपको मल्टी एसेट फंड में क्या होता है, आपके पास गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी और साथ में आपके पास बॉन्ड्स का इन टर्म्स ऑफ डेट फंड का एलोकेशन होता है। तो इसमें क्या है, लग रहा है यहाँ से गोल्ड, जैसे मैंने बोला, विल कीप ऑन डूइंग गुड, तो गोल्ड से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सिल्वर जिसका आपका इंडस्ट्रियल यूसेज है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। साथ में इक्विटीज आज की डेट में अच्छी वैल्यूएशन है। आज का रैली हमने देखा ही है कि इक्विटी हर रोज रिटर्न नहीं देती है, बट उसके लिए टू गेट दैट बेनिफिट ऑफ इक्विटी रिटर्न आपको इक्विटी में बने रहना जरूरी है। तो इक्विटी से भी किकर मिलता है, साथ में आपको जो रेट कट आएगा तो फिक्स इनकम के फंड में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि प्राइस और यील्ड इनवर्स प्रोपोर्शनल की होती है। जब यील्ड नीचे होती है तो प्राइस बॉन्ड का बढ़ता है। तो आपको ये एक मल्टी एसेट फंड भी अपने पास एलोकेशन जरूर रखना चाहिए। तीसरा, आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी के 1 या 2 फंड्स ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे डिपेंडिंग ऑन मार्केट मूड एंड फंड मैनेजर कन्विक्शन मिनिमम 35% दोनों कैटेगरी में रखना होता है। बाकी वो लार्ज कैप में या मिड कैप में डिपेंडिंग ऑन इस समय वैल्यूएशन क्या अट्रैक्टिव है वो उसमें बात करता है। तो ये ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में आप 4 से 5 म्यूचुअल फंड ले सकते हैं और उसमें आप अपना पोर्टफोलियो कव आउट कर सकते हैं। आज की डेट में लमसम मैं अभी भी एडवाइजेबल नहीं कहूंगा, 25-30% सीधा लमसम जाके बाकी आप 8 to 10 एसटीपी या 12 एसटीपी वीकली एसटीपीज कर सकते हैं। ठीक है। और इक्विटी में ऋषिकेश, आपके पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे? किसी को इक्विटी पोर्टफोलियो क्रिएट करना है अभी? स्वाति जी, मेरे पसंदीदा फंड लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड होगा। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड होगा और मल्टी कैप कैटेगरी में कोटक मल्टी कैप फंड होगा। तो ये 3 फंड्स का मैं चुनाव करूंगा। ये मेरे 3 फंड मेरे पसंदीदा फंड होगा। ओके, तो बिल्कुल सिमिलर कैटेगरी और कैटेगरी से जुड़े फंड हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। मैं गोल्ड की बात करती हूँ। गोल्ड में स्ट्रैटेजी किस तरीके की क्षितिज रहे और कौन से फंड्स आप सजेस्ट करेंगे? स्वाति, आई थिंक 7 to 10% गोल्ड इक्विटी बास्केट में किसी की भी बास्केट में होना चाहिए। इसमें आप अपना फिजिकल गोल्ड भी काउंट कर लीजिएगा। उतना एलोकेशन आपको गोल्ड में रखना ही चाहिए। एंड मैं मानता हूँ दैट गोल्ड कैपेबल है आपको एक हैंडसमली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देने के लिए वो कैपेबल है। और स्ट्रेटजी वाइज यस, इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए, पर गोल्ड 7 to 10% हो सकता है। एंड इतना अच्छा प्ले है, आप गोल्ड ईटीएफ भी ले सकते हैं, गोल्ड फंड ऑफ फंड भी ले सकते हैं। टैक्सेशन दोनों का सेम है, सिर्फ ड्यूरेशन का फर्क है। 1 साल के बाद ईटीएफ में लॉन्ग टर्म है, 2 साल के बाद फंड ऑफ फंड में लॉन्ग टर्म है। और आई थिंक उसमें सेफ बेट ये है कि दैट फिजिकल गोल्ड अगर आपको नहीं चाहिए है यूसेज के लिए तो आप ईटीएफ या फंड ऑफ फंड लें म्यूचुअल फंड के थ्रू। और उसमें आप दे आर मेनी गुड फंड, एसबीआई का है, एचडीएफसी का है, ज़्यादातर एएमसीज का गोल्ड फंड है, आप उसमें से चूज कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश कीजिए 2 पैरामीटर होते हैं स्वाति गोल्ड फंड या कोई भी ऐसा फंड ऑफ फंड इंडेक्स फंड चूज करने के लिए, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो और जिसका ट्रैकिंग एरर कम हो। तो ये 2 चीजें आप जरूर ध्यान में रखें जब भी आप कोई फंड चूज करें। उसमें बेनिफिट आप ही को मिलेगा रिटर्न जब आपका आएगा। और जब भी आपको गोल्ड की जरूरत है, फिजिकल गोल्ड की जरूरत है, चाहे बिटिया की शादी है, घर में कोई और फंक्शन है, तो आप ये फंड बेच सकते हैं और जितना चाहिए उतना ही बेच सकते हैं। पूरा पोर्टफोलियो बेचने की जरूरत नहीं और उतना पैसे बिल्कुल, लेके आप फिजिकल गोल्ड बाय कर सकते हैं। राइट।
ओके। और ऋषिकेश, आपकी नज़र में कौन से फंड्स होंगे अभी जो ऐड किए जा सकते हैं स्ट्रैटेजी के तहत किसी के पोर्टफोलियो में? स्वाति जी, अगर किसी को गोल्ड खरीदना ही है तो डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहिए। 5 साल से ऊपर अगर गोल्ड खरीदना है तो मेरा चुनाव रहेगा कि सोवरन गोल्ड SGB सोवरन गोल्ड बॉन्ड खरीदे। लेकिन 5 साल के नीचे अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप ETFs में निवेश कर सकते हैं। कोटक गोल्ड ETF एक अच्छा ETF है। गोल्ड HDFC गोल्ड ETF या फिर SBI गोल्ड ETF, इन तीनों में से एक का चुनाव कर सकते हैं और दो का चुनाव कर सकते हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये रहे कुछ गोल्ड फंड्स, गोल्ड ETF हमारे एक्सपर्ट्स की पसंद। और इक्विटी में आपको कौन से फंड्स ऐड करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, ये हमने समझा दोनों ही एक्सपर्ट्स से। थैंक यू सो मच ऋषिकेश और क्षितिज हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।